हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका जियोग्राफिकल फ्रेंड एक बार फिर से उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। नए टॉपिक पे टॉपिक है लाप्लास की निहारिका का परिकल्पना। हम पिछले वीडियो में कांट के सिद्धांत को बताया था, अर्थात जो कांट के सिद्धांत थे, कांट की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना का संशोधित रूप जो है लाप्लास महोदय ने दिया है। लाप्लास महोदय कांट के कुछ विचारों को संशोधित किया और संशोधित करने के बाद जो है अपने नए विचार प्रस्तुत किए। लेकिन जो लाप्लास की निहारिका की परिकल्पना है, वह निहारिका की परिकल्पना कुछ जो है वो कांट की परिकल्पना से, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना से मिलती जुलती है। तो लाप्लास जो थे वो लाप्लास ये भी फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने अपना यह सिद्धांत, यह निहारिका की परिकल्पना, यह सिद्धांत जो है लाप्लास ने फ्रांसीसी जो है विद्वान थे, और इन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो 1796 ईस्वी में दिया। 1796 ईस्वी में दिया। और ये जो अपने सिद्धांत 1796 ईस्वी में दिया, निहारिका की परिकल्पना, यह निहारिका की परिकल्पना का वर्णन, इसका वर्णन जो है लाप्लास महोदय ने इस अपने सिद्धांत का वर्णन, ये सिद्धांत का वर्णन जो है वो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में दिया। इनकी एक बुक थी, बहुत फेमस बुक थी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इनकी एक बुक थी, ये बुक थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इनकी बहुत ही फेमस बुक थी, किसकी? लाप्लास महोदय की। 1796 ईस्वी में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसका संपूर्ण वर्णन जो है इन्होंने दिया किसमें? अपनी बुक में, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में। यह इनके बुक का नाम था। अब एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में जब इन्होंने अपनी थ्योरी को समझाया, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, उसके तहत जो है उसमें कुछ चीज़ों को इन्होंने सुधार किया। क्या सुधार किया? जैसे जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना की जो आलोचना हुई थी, जो वैज्ञानिकों ने जो आलोचना किया था, उस आलोचना के तहत लाप्लास महोदय ने देखा कि इस पे तो बहुत ही आलोचना हो रही है, तो क्यों ना इसमें कुछ सुधार के नई परिकल्पना को जो है वो प्रस्तुत किया जाए। तो क्या कहा इन्होंने? जैसे अब हम सबसे पहले आते हैं कांट की वायव्य राशि परिकल्पना की आलोचना पे, ठीक है? क्योंकि कांट की परिकल्पना पे किस तथ्यों पे जो है वैज्ञानिकों ने जो है वो वैज्ञानिकों ने इनको आलोचना किया कि इनकी यह परिकल्पना यह पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन आलोचना क्या थी कांट की आलोचना थी, आलोचना पहले हम इमैनुअल कांट जो है, ये जो वैज्ञानिक थे, इनकी हम पहली आलोचना इनकी क्या हुई थी कि निहारिका, बहुत ध्यान से देखिएगा, निहारिका, नेबुला जिसको कहा इंग्लिश में, निहारिका या इसी को कांट ने क्या कहा था? आद्य पदार्थ कहा था। आद्य पदार्थ जो प्रकृत रूप से जो है वो ठोस और गतिहीन अवस्था में विद्यमान थे।
कांट ने यही बताया था कि कांट जो है बताए थे कि अपनी परिकल्पना में कि सबसे पहले गतिहीन ठोस आद्य पदार्थ अर्थात निहारिका वह वैसे विद्यमान थे, उसमें कोई गति नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें गति उत्पन्न हो गई। जब अणु टकराने लगे, तो उसका तापमान बढ़ा, उसमें गति उत्पन्न हो गई, और जब गति उत्पन्न हो गई तब वो सारे क्रियाकलाप को हम पिछले वीडियो में बताए हैं। उन्होंने बताया कि तब हम पूरे क्रियाकलाप का जो है पूरी घटनाएं घटित होती हैं, किस तरीके से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या इनकी आलोचना जो हुई थी, जो इन्होंने निहारिका आद्य पदार्थ की बात कहा था, इन्होंने कहा था कि आद्य पदार्थ के कणों, आद्य पदार्थ के जो आलोचना हुई थी, आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से निहारिका या आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए, इनकी पहली आलोचना क्या हो गई थी। कांट महोदय ने कहा था कि निहारिका या आद्य पदार्थ से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। पर्याप्त ऊष्मा, अब इन्होंने कहा था कि निहारिका या आद्य पदार्थ से पर्याप्त, लेकिन कांट महोदय ने कहा था कि निहारिका, ये जो आद्य पदार्थ जो पूर्ण रूप से गतिहीन अवस्था में विद्यमान थे, उनमें टकराव से जो है क्या उत्पन्न हुआ था, पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न हुई थी और जो है गति उत्पन्न हुआ था। तो जो पर्याप्त ऊष्मा और गति उत्पन्न हुई थी उसके तहत जो है, अब देखिए इनका जो कमेंट जो इनके अन्य वैज्ञानिकों ने किया, उन्होंने क्या कहा था कि जो कांट महोदय ने कहा था कि निहारिका या आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती है। ये किसने कहा था? ये अन्य वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऐसे पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती है। जो कांट महोदय ने कहा था कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, टकराव से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसी ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। यह पहली आलोचना हुई थी इनकी। अब इनका दूसरी आलोचना क्या थी? कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम अभी देखिए, अभी ये कांट की परिकल्पना का हम आलोचना कर रहे हैं, और उसके आलोचना को इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है ताकि इन्हीं के आलोचना का संशोधित रूप है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। और लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है, जब इन्हीं के सिद्धांत का परिमार्जित रूप है, तो सबसे पहले हम कांट की परिकल्पना को समझेंगे और उनके आलोचना को समझेंगे कि उनकी परिकल्पना की आलोचना क्या हुई थी। तो कांट महोदय ने क्या कहा था कि जो निहारिका है, नेबुला है, वह आद्य पदार्थ है, जो आद्य पदार्थ के रूप में है। ये आद्य पदार्थ जो है, आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। ये आलोचना हो गई थी। कांट महोदय ने कहा था कि गति उत्पन्न होगी, ताप उत्पन्न होगा, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने आलोचना किया कि नहीं, ताप नहीं उत्पन्न होगा और गति भी नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, तो यह दूसरी आलोचना हो गई इनकी। अब इनकी तीसरी आलोचना क्या हुई थी? यह तीसरी आलोचना जो हुई थी वह किस पे हुई थी कि ये तीसरी आलोचना जो है हुआ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, ये जो एक सिद्धांत था, ये सिद्धांत हम पिछले वीडियो में बताए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो सिद्धांत था, अर्थात जो है यह
इस सिद्धांत के तहत जो है यह सिद्धांत, इसका हिंदी में जो नेम था वो कोणीय आवेग के स्थिरता के सिद्धांत। कोणीय आवेग के स्थिरता के सिद्धांत। यह कोणीय आवेग की स्थिरता का सिद्धांत जो है, अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यह जो सिद्धांत था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो सिद्धांत है एक फिजिक्स का सिद्धांत है। इस सिद्धांत अर्थात कोणीय आवेग के स्थिरता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत जो इनकी एक आलोचना और हुई थी, जो कांट महोदय ने कहा था कि यह सिद्धांत लागू होता है उनके थ्योरी में। तो इस सिद्धांत में क्या था कि इस सिद्धांत में इनका था कि आकार में वृद्धि होने पर आकार में वृद्धि होने पर गति में वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है कि आकार में वृद्धि होने पर गति में वृद्धि नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन यह जो एंगुलर मोमेंटम, यह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो थ्योरी थी, अर्थात कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के तहत क्या था कि आकार में वृद्धि होने पर गति में वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ क्या था, एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि आकार में वृद्धि होने पर गति में कमी हो जाती है और आकार में कमी होने पर गति में वृद्धि हो जाती है, यह एंगुलर मोमेंटम कहता है। लेकिन यहीं पे जो है लाप्लास महोदय ने उल्टा बता दिया था, कहा था कि आकार में वृद्धि होने पर गति में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक, जैसे इन्होंने क्या कह दिया था कि आकार बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगी। ठीक, और इन्होंने क्या कहा था, देखिए आकार बढ़ेगा तो गति भी बढ़ेगी, और इन्होंने फिर कहा था कि आकार अगर घटेगा तो गति घटेगी। ये उल्टा बोल दिया था इन्होंने। ठीक, इनका कहना था कि आकार में अगर वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि हो गई, ठीक है, तो गति में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, और आकार में अगर कमी होगी तो गति में भी कमी हो जाएगी। इन्होंने ये बताया अपने सिद्धांत में। लेकिन यह सिद्धांत इस कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि यह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स की जो ये सिद्धांत है, थ्योरी है, इस सिद्धांत के तहत यह सिद्धांत बताता है कि आकार में वृद्धि होने पर अर्थात आकार, यह सिद्धांत क्या बताता है, देखिए जरा सा, सिद्धांत मेरा बताता है आकार में वृद्धि होने पर गति में कमी आ जाएगी, और आकार में कमी होने पर गति में वृद्धि हो जाएगी। ये थ्योरी बताता है, ये जो फिजिक्स की थ्योरी है कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है यह बताता है कि आकार में वृद्धि होने पर गति में कमी हो जाएगी और आकार में कमी होने पर गति में वृद्धि हो जाएगी। ये सिद्धांत ये बताता है। लेकिन यहीं पे कांट महोदय जो है गलती कर बैठते हैं। ठीक, कांट महोदय गलती कर बैठते हैं और इन्हीं के इस सिद्धांत जो इन्होंने अपना ये थ्योरी दे दिया था, इसी पे जो है आलोचना हो गई। और आलोचना क्या हो गई कि आकार में वृद्धि होने पर गति में वृद्धि नहीं हो सकती है, यह वैज्ञानिकों ने आलोचना किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर आकार बढ़ेगा तो गति क्या होगी, घटेगी, और अगर आकार घटेगी तो गति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आकार जब बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, और जब बाहर किसी वस्तु का भार बढ़ जाएगा तो मानी सी बात है गति जो है क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु का आकार घटेगा तो उसकी जो है भार घटेगी, और जब भार घटेगी तो मानी सी बात है गति में वृद्धि हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अरे भाई, जैसे हम क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ठेले पे, अब ठेले पे कोई वस्तु जो है कम ला दी जाए और
उस वस्तु को जो वस्तु कम लादी जाती है तो जो ठेले को ड्राइव करता है वो जो है, जो ठेले को चलाता है, जो ड्राइव करता है, वो आराम से उस ठेले को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्पीड के साथ, गति के साथ पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि ठेले पे जो है भार कम लदा हुआ है। लेकिन अगर ठेले पे भार को बढ़ा दिया जाता है तो जो ठेले को ड्राइव कर रहा होता है, जो ठेले को चला रहा होता है, वो जो है क्या करता है कि उसमें ताकत ज़्यादा लगती है और जो चलाने में ताकत लगती है और उसके साथ साथ ठेले की स्पीड भी जो है कम हो जाती है। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यह सिंपल सी चीज़ में जो है हम देखते हैं कि यह किस पे काम करता है, ये कोणीय आवेग के स्थिरता के सिद्धांत पे काम करता है, जिसको कांट महोदय ने उल्टा बता दिया और इन्हीं पे हो गई इनकी आलोचना। क्लियर? अब देखिए, अब जो ये आलोचना हुई थी, इसी आलोचना को, ये जो तीन कमियां थी, इन्हीं 3 कमियों को लाप्लास महोदय ने पकड़ लिया। अब इन्होंने कहा कि हम क्यों ना इन्हीं 3 कमियों को सुधार दें तो मेरा सिद्धांत जो है वो पॉपुलर हो जाएगा, मेरे सिद्धांत का जो है एडवर्टाइजमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, कहा कि देखिए, जो इमैनुअल कांट महोदय थे, इमैनुअल कांट महोदय ने ये कहा, इमैनुअल कांट महोदय ने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत में जो ये कमेंट आलोचना हुई थी, इसी आलोचना को अगर हम सुधार दें तो लाप्लास महोदय सोचे कि हम अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को पॉपुलर कर लेंगे। तो ठीक है, अब इन्होंने समस्या का समाधान क्या बताया? अब समस्या का समाधान इन्होंने ये बताया कि जैसे इन्होंने ये बताया कि समस्या समाधान, पहले हम एक छोटा सा हेडिंग देते हैं, समस्या समाधान। अब समस्या समाधान कौन करेंगे? ये लाप्लास महोदय करेंगे। अब क्या है, लाप्लास महोदय क्या कहते हैं? पहला शब्द ये इनका कहना होता है इस समस्या समाधान में, ये पहला शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कहते हैं निहारिका, समझ में आ रहा होगा, निहारिका के, रुकिए मैं थोड़ा सा और साफ लिखता हूं इसको, निहारिका के ताप की समस्या को हल करने के लिए पहले से विशाल मतलब बड़ा, किसी का नाम मत समझ लीजिएगा, विशाल तप्त निहारिका, तप्त मतलब गर्म, तप्त निहारिका इंग्लिश में नेबुला कहते हैं, नेबुला थी। निहारिका के ताप की समस्या को हल करने के लिए पहले से विशाल तप्त निहारिका नेबुला थी। ये क्या कहा? ये लाप्लास महोदय कहें कि जो है पहला इनका कोटेशन था समस्या समाधान। देखिए समस्या समाधान यही हो रहा है, क्या है? निहारिका आद्य पदार्थ कणों के टकराव में। अब कांट महोदय क्या कहते हैं? कांट महोदय ने कहा था कि निहारिका जो है वो पहले से ही जो है वो ठोस और ठंडे और एक स्थान पर अस्थायी रूप से विद्यमान थे, मतलब ठोस और थे, इसके बाद उनमें धीरे धीरे गति उत्पन्न हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि निहारिका के ताप की समस्या को पहले से हल करने के लिए विशाल तप्त निहारिका, मतलब ये क्या कह दिए कि पहले से ही एक बड़ा विशाल जो है निहारिका जो है वो जिसका ताप अधिकतम था वह कहाँ विद्यमान था? वो पहले से ही विद्यमान था। ठीक है, जैसे निहारिका इन्होंने बताया कि निहारिका पहले से ही विद्यमान थी और ताप युक्त थी, तापमान इसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ था और निहारिका जो है नेबुला पहले से ही विद्यमान थी। लेकिन ये जो है, अब देखिए, लेकिन यहीं पे कांट महोदय ने कहा था कि जो नेबुला पहले से थी वो नेबुला जो है उसका
कांट के सिद्धांत में वहाँ पे तापमान में कमी थी और इसके बाद धीरे धीरे सभी कण टकराए, मतलब उन्होंने कहा था कि कोई भी नेबुला स्थित नहीं था। कांट महोदय ने कहा था कि पहले से ही नेबुला कोई निहारिका स्थित नहीं थी, छोटे छोटे पार्टिकल थे और वो पार्टिकल धीरे धीरे जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराएं और टकराने के बाद उनके ताप और गति में वृद्धि हुई। ठीक, और जब ताप और गति में वृद्धि हुई तब जो है धीरे धीरे वो निहारिका का रूप लेने लगी। लेकिन अब यहीं पे एकदम इसके विपरीत इन्होंने बोल दिया, लाप्लास महोदय ने एकदम विपरीत बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि निहारिका जो है एकदम तप्त अवस्था में पहले से ही विद्यमान थी, तप्त अवस्था में पहले से ही विद्यमान थी। कहने का मतलब यह था कि एकदम पहले से ही निहारिका ऑलरेडी फिट थी, सेट था, एकदम बना हुआ था। निहारिका तापयुक्त जो है वो नेबुला स्थित थी। फिर अब इन्होंने दूसरा समस्या समाधान कहा। कांट, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं पे थ्योरी समझ में आ जाएगी। थ्योरी का कम से कम 70% भाग जो है यहीं पे पूरा हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए यहीं पे थ्योरी ये समझा दे रहे हैं पूरी तरीके से, लाप्लास महोदय यही समझा दे रहे हैं। निहारिका के ताप की समस्या को हल करने के लिए पहले से ही विशाल तप्त निहारिका नेबुला थी। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो कांट महोदय ने बताया था कि कोई नेबुला वगैरह नहीं था, वो छोटे छोटे पार्टिकल के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण से जो है वो बने। अब फिर दूसरा जो है इन्होंने क्या कहा कि यह निहारिका मतलब यही नेबुला, यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। अब देखिए कांट महोदय ने कहा था कि कोई गतिशीलता नहीं थी। जब पार्टिकल टकराने के बाद जब ताप बढ़ा तब उसमें गति उत्पन्न होना शुरू हो गई। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें ऑलरेडी निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील अवस्था में थी, मतलब ताप भी बढ़ा हुआ था और उसकी गति भी बढ़ी हुई थी, पहले से ही बढ़ी हुई थी। तो जब ताप भी पहले से बढ़ा था, गति भी पहले से बढ़ा था, तो ये इनके दो समस्या का समाधान इन्होंने किया। ठीक, अब तीसरा क्या कहा इन्होंने? तीसरा कहा निहारिका नेबुला निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। निहारिका निरंतर मतलब लगातार शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि पहले समस्या समाधान में इन्होंने कहा कि निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। ठीक, अब देखिए अब मैटर यहाँ पे होता है कि देखिए पहले तो हम इनमें दोनों वैज्ञानिकों को लेकर चलेंगे और दोनों वैज्ञानिकों को जब लेकर चलेंगे तब इससे हमें पता चलेगा कि ये सिद्धांत मेरा कहता क्या है। इस सिद्धांत में आपने देखा कि कांट महोदय की तीनों समस्याओं का समाधान इन्होंने क्या कहा कि निहारिका के ताप की समस्या को हल करने के लिए पहले से ही विशाल तप्त निहारिका नेबुला मौजूद थी। ठीक, और यह निहारिका प्रारंभ, दूसरा समस्या समाधान है, यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। लेकिन वहाँ पे कांट महोदय ने क्या कहा था कि प्रारंभ से गतिशीलता नहीं थी, प्रारंभ में वो स्थिर थे। ठीक, फिर इन्होंने कहा निहारिका निरंतर शीतल होकर जो है वो सिकुड़ रही थी। ठीक, निहारिका जैसे जैसे ठंडी हो रही थी वो क्या हो रही थी, सिकुड़ती जा रही थी। ठीक, अब जो है इनके इस सिद्धांत के तहत अब इसका जो है हम थोड़ा सा एक जैसे डायग्राम से आपको समझा देंगे तो सही रहेगा, इस सिद्धांत की व्याख्या अगर की जाए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम थोड़ा सा व्याख्या करेंगे इसको मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे
सिद्धांत की व्याख्या हम समझ लेते हैं। चलिए व्याख्या हो गया। व्याख्या इसमें क्या था कि इनके व्याख्या के तहत ना, अब जो है आप लाप्लास महोदय क्या कहते हैं, ये अपने एक डायग्राम, मतलब हम डायग्राम के रूप में आपको समझाते हैं कि गतिशील तप्त निहारिका, गतिशील तप्त निहारिका या महापिंड पहले से ही क्या था, विद्यमान था। ठीक है, पहले से विद्यमान था, हम पहले से इसको विद्यमान कर देते हैं। रेड ले लें। ठीक है, हम पहले से इसको विद्यमान करते हैं निहारिका को। ये क्या था, गतिशील तप्त निहारिका या महापिंड, ये पहले से ही विद्यमान था, ऑलरेडी पहले से, जो इसके पहले हमने बताया कि ये पहले से ही विद्यमान था। ठीक है, अब गतिशील था, गतिशीलता भी थी इसमें, गति भी कर रहा था। ठीक है, चलो चलिए, गति भी कर रहा है, अर्थात ये अपना चक्कर भी लगा रहा है, गति भी कर रहा है, तप्त भी है, तापमान भी इसका बढ़ा हुआ है, और ये महापिंड के रूप में नेबुला पहले से ही विद्यमान है। अब जो है अगले स्टेज में इन्होंने क्या कहा, अगले स्टेज में क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि अब देखिए अगले स्टेज में, देखिए अब थोड़ा सा हम इसको पहले एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए इन्होंने कहा था कि गतिशील जो निहारिका है वो गतिशील है, तप्त महापिंड है, और ये गतिशील जो तप्त महापिंड है यह पूर्ण रूप से जो है पहले से ही ऑलरेडी विद्यमान था। इसके बाद क्या हुआ कि ये तो गतिशील थी, अर्थात इसमें गति ऑलरेडी हो रही थी, तो गति होने के साथ, जैसे गति जब इसकी बढ़ती गई तो गति होने के साथ क्या हुआ कि इनके इस महापिंड में जो है विकिरण उत्पन्न हो गया, विकिरण शुरू हो गई, और जब विकिरण शुरू हो गया तो इसका जो तापमान है वो धीरे धीरे जो है घटता गया, अर्थात ये जैसे जैसे गति करता गया, गति करते करते जो है क्या हुआ, इसमें विकिरण उत्पन्न हो गया, और जब विकिरण उत्पन्न हो गया तो धीरे धीरे तापमान क्या होता गया, घटता गया, और जब तापमान घटता गया, मतलब ऑलरेडी तापमान कम होने लगा, ठंडा होने लगा, तब क्या हुआ, जब तापमान कम होने लगता है किसी भी वस्तु या पदार्थ का तो उसके पार्टिकल जो है वो सिकुड़ने लगते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि यह जो नेबुला महापिंड था, यह जो है जब इसका तापमान घटने लगा तो ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, और जब ये सिकुड़ने लगी तो जब ये सिकुड़ती गई तो इसका जो है इसके कण जो है वो जब पास आने लगे, जब ये सिकुड़ती गई तो सिकुड़ते सिकुड़ते क्या हुआ कि इसके जो है आकार और आयतन में जो है कमी आने लगी, अर्थात इसके आकार जो है वो कम होने लगे। जब सिकुड़ने लगी भाई इसका आकार जो है छोटा होता गया, और जब आकार छोटा होता गया तो जब आकार छोटा होने के साथ साथ क्या हुआ, जब आकार छोटा हुआ तो इसमें गति उत्पन्न हो गई, गति जब आकार छोटा हुआ तो गति और तीव्र हो गई। अब देखिए यहीं पे कांट महोदय की जो तीसरी आलोचना थी उनका समाधान हो जाता है। कांट महोदय कहते हैं कि जो हमने आपको एक सिद्धांत बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तहत क्या सिद्धांत था, हमने इसको पिछले में बताया था कि जैसे आकार बढ़ता है तो क्या होता है, गति में कमी होती है, और आकार जब जो है घटता है तो गति में वृद्धि होती है। तो यहीं पे जो है तीसरे समस्या का समाधान यहीं पे हो जाता है कि जब इन्होंने कहा कि जब वो आकार सिकुड़ती गई तो उसके आकार में कमी होती गई, और जब आकार में कमी होती गई तो उसमें क्या हुआ कि जब आकार में कमी होती गई तो आकार में कमी होने के साथ साथ क्या उसकी गतिशीलता बढ़ती गई, और जब गति बढ़ गई, ठीक है। अब पूरे देखिए हम एक बार आपको एकदम सामान्य तरीके से जो है पूरे इनके सिद्धांत को हम व्याख्या कर देना कि इनका सिद्धांत है क्या। अब जो है जब इनमें गति उत्पन्न हो गई, गति तेज हो गई, इनका आकार छोटा होने लगा, जब इनमें गति वृद्धि हो गई, गति में तीव्रता आ गई, तो जब गति में तीव्रता आ गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगा, अर्थात केंद्रापसारित बल, जो कांट महोदय ने अपने सिद्धांत में उन्होंने भी दिया था। तो अब उसमें केंद्रापसारित बल उत्पन्न हो, क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ेगी, जैसे स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसमें क्या होगा कि गति उत्पन्न होना शुरू हो गई, और जब गति उत्पन्न होना शुरू हो गई, जब गति तीव्र हो गया तो गति तीव्र होने के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगा तो जो अब वो बाहर की तरफ सब कुछ होने लगा। अब क्या हुआ, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगा तो जो आद्य पदार्थ का जो मध्य भाग था वो मध्य भाग जो है क्या होने लगा, वो हल्का होने लगा, और बाहर की तरफ जो भाग था वो ऑलरेडी सिकुड़ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो ठंडा हो रहा था। जैसे कि जो नेबुला थी, जैसे ये
ये नेबुला है। अब इसमें क्या होगा, इसकी गति जब तीव्र हो गई, गति में वृद्धि हो गई, तो गति में वृद्धि जब हो गई तो इसके अंदर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगा, केंद्रापसारित बल। और जब केंद्रापसारित बल कार्य करने लगा तब क्या हुआ कि यहाँ केंद्र का भाग जो है वो हल्का होने लगा और बाहर का भाग जो है अधिक घनीभूत होने लगा। क्योंकि देखिए बाहर क्या है, बाहर तो शीतलन स्टार्ट है, ऑलरेडी शीतलन स्टार्ट है। क्योंकि इसका विकिरण हो रहा है, क्योंकि नेबुला का जो बीच का पार्ट है वो क्या हो गया, बीच का पार्ट जो है वो हल्का हो गया, अर्थात यहाँ से जो है चीज़ें जो है भारी पदार्थ यहाँ पे आने लगे क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और ये चीज़ें हल्की होने लगी। और जब ये चीज़ें हल्की होने, बीच के आधे पदार्थ जब हल्के होने लगे तब ये ऊपर शीतलन भी हो रहा है, ये भाग जो है ठोस होने लगा। अब क्या हुआ कि जब ये भाग ये ऊपर वाला भाग शीतल होकर सिकुड़ने लगा और इसकी डेंसिटी भी बढ़ने लगी, घनत्व भी बढ़ने लगा, घनीभूत अधिक होने लगा। और जब यहाँ पे घनीभवन ज़्यादा होने लगा, डेंसिटी ज़्यादा हो गई इसकी, तो ये इस भाग और इस भाग में अंतर आ गया, ये अंदर के भाग और बाहर के भाग में अंतर आ गया। तब देखिए इसमें जो है एक पिंड ये बन गया और ये बाहर एक छल्ला बन गया अलग से, ये बाहर एक अलग से छल्ला बन गया। अब ये जो बाहर अलग से छल्ला बन गया, ये छल्ला जो है इसी पिंड के तहत ऐसे घूमना शुरू कर दिया और इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती जा रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा वर्क करने लग रहा है और ये भाग जो है ये संकुचित होने लग रहा है और ये भाग इकट्ठे होकर इसका जो है एक छल्ले का रूप ले ली, ये निहारिका एक छल्ले का रूप ले ली और ये दो भागों में विभाजित हो गई अंदर। लेकिन अभी दोनों साथ में चल रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये भाग एक छल्ले के रूप में परिवर्तित हो गया और यह इसका घनत्व तो इससे कम हो गया और इसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया, तो दोनों में अंतर आ गया। अब जब दोनों पार्टों में अंतर आ गया तो इसमें दरारें पड़ गईं और जब दरारें पड़ गई तो ये भाग और ये भाग दोनों अलग हो गए, मतलब दोनों की गति में अंतर उत्पन्न हो गया और ये दोनों गति जो है असामान्य तरीके से करने लगे। मतलब ये गति तीव्र हो गया, ये गति, इसकी गति कुछ और है। अब ये इसके ऊपर घूमना शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि ये जो है भाग, जो ये निहारिका थी, जो नेबुला था, नेबुला के जो बाहर का भाग था, जो सिकुड़ने के कारण, अत्यधिक शीतलन के कारण जो है जिसकी गति बढ़ गई थी, वह अब धीरे से यहाँ से अलग हो जाएगा। कहाँ से अलग हो जाएगा? इस पिंड से अलग हो गया। अब इस पिंड से ये अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, ठीक है, इस पिंड से ये अलग हो गया। अब जब ये अलग होके ये अलग ही घूमना शुरू कर दिया और ये पिंड अलग होके घूमना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जो पिंड था जो अलग होके घूमना शुरू कर दिया, ये पिंड ये जब अलग होके घूमना शुरू कर दिया, अब देखिए यह पिंड तो निहारिका है, ये निहारिका का पार्ट है। अब इस निहारिका से एक छल्ला निकल गया, एक छल्ला निकला, केवल एक, ओनली वन छल्ला, ठीक। अब ये जो एक छल्ला निकला, यह छल्ला जो है इस निहारिका की परिकल्पना करने लगा, परिक्रमा करने लगा। अब इस निहारिका की जो परिक्रमा करने लगा, इसका जो चक्कर लगाने लगा, अब ये निहारिका देखिए यहाँ पे विद्यमान है और ये छल्ला है निहारिका का, ये जो है यहाँ पे इसकी गति करने लगा। देखिए यहाँ पे निहारिका से एक ही छल्ला अलग हुआ, लेकिन कांट महोदय बताए थे कि उनके निहारिका से 9 छल्ले अलग हो गए थे, ऑलरेडी 9 छल्ले अलग हो गए थे और वही ग्रह बने थे। लेकिन इनके सिद्धांत में लाप्लास महोदय ने कहा नहीं, निहारिका से केवल ओनली 1 छल्ला अलग हुआ था और वही छल्ला जो है इसी छल्ले से 9 छल्ले अलग हुए, इसी छल्ले से क्रमशः जो है 9 छल्ले अलग हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्रमशः इसी एक छल्ले से ऑलरेडी 9 छल्ले अलग हुए, 9 छल्ले अलग हुए। अब ये जो 9 छल्ले अलग हुए, ये 9 छल्ले अभी भी, ये 9 छल्ले जो है ये पूरी तरीके से ठोस नहीं है, अर्थात जो है ये हार्ड गैसेस, हाँ, ये जो है हार्ड गैसेस एंग्लोमेरेशन जिसको कहा जाता है उसके तहत थे। हार्ड गैसेस एंग्लोमेरेशन अर्थात जो है ये जो हार्ड गैसेस एंग्लोमेरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये है गर्म वायव्य ग्रंथि, गर्म वायव्य ग्रंथि, गर्म वायव्य ग्रंथि। अब ये गर्म वायव्य ग्रंथि अर्थात ये है हॉट गैसेस एग्लोमेरेशन, ये इंग्लिश में कहा जाता है हॉट गैसेस एग्लोमेरेशन। अब ये हॉट गैसेस एग्लोमेरेशन जो है अर्थात गर्म वायव्य ग्रंथि के रूप में है,
अब ये ठोस नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, ये सभी छल्ले के रूप में, अर्थात ये एक गांठ के रूप में, शिष्ट के रूप में जो है ये बन गए हैं। अब ये ठोस नहीं हुए, बन गए। अब ये जो है ये अपनी गति स्टार्ट कर दिए हैं सभी। अब जो ये अपनी गति स्टार्ट कर दिए हैं सभी इसी नेबुला के तहत ना। अब क्या हुआ कि नेबुला के तहत जो है जिसमें जिस दिशा में ये गति कर रही उसी दिशा में ये भी गति करना शुरू कर दिए। भाई उन्हीं से निकला है, भाई उन्हीं के बच्चे हैं तो उन्हीं की तरफ चलेंगे। अब किसी के बच्चे होंगे, अब उसके विपरीत चलेंगे तो उनके पिता या माता जो होंगे कहेंगे बेटा अब इधर चलो, हाँ तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, विपरीत रास्ता कहीं चुनने नहीं देंगे। तो इसी तरीके से इनके पिता ये हैं, कौन पिता है, ये निहारिका पिता है, सॉरी निहारिका का छल्ला है, किसका पिता है, ये नौ के, नौ जो इनके बच्चे थे इनका पिता ये है। तो जिधर पिता चलेगा उधर बच्चे भी चलेंगे, ठीक है। अब ये गति उत्पन्न शुरू हो गया, इनकी भी गति उसी दिशा में है, ठीक। अब क्या है कि अभी भी इसमें क्या हुआ, अभी भी हलचल शुरू है। अब क्या हुआ कि ये जो जितने ग्रह हैं, समझने वाली बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी ग्रह निकले हैं इस सभी ग्रह जो है पुनः वही क्रिया होगी जो पहले इस क्रिया के तहत हम आए थे। क्या वही क्रिया होगी जिसमें ये जो क्रिया है इस क्रिया के तहत यही क्रिया होगी जो यहाँ हुई, सॉरी जो यहाँ हुई है। क्या हुआ कि गतिशील तप्त महापिंड है, क्योंकि ये भी गतिशील तप्त महापिंड है, महापिंड है छोटा पिंड है, तो कहने का मतलब गतिशील तप्त पिंड है, गतिशील है। अब जिस गतिशील, सॉरी जो गतिशील ये तप्त है, सेम देखिए ये यहाँ पे गतिशील तप्त महापिंड था तो यहाँ पे गतिशील छोटा पिंड है, ठीक है, उसके बच्चे हैं सब ना। अब ये गतिशील है, ये भी गतिशील है, वही क्रिया होगी, सेम पुनरावृत्ति होगी, वही क्रिया जो पहले हुई थी, जो पहले समझा वही क्रिया होगी। ये गतिशील है, गतिशील रहेगा तो इस गतिशीलता के कारण जो है इनमें क्या होगा, विकिरण होगा, और जब गतिशीलता के कारण विकिरण होगा तो ये भी ठंडे होंगे, और ये भी ठंडे होंगे तो ये ठंडे होने के बाद इनके आकार और आयतन में क्या होगी कमी होगी, और जब आकार और आयतन में कमी होगी तो यह जो है इनका घनत्व बढ़ेगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो ये मध्य पिंड से अलग होकर एक नया छल्ला बनाएंगे, ठीक, वही पुनरावृत्ति। जब ये नया छल्ला बनाएंगे, ये जो नए छल्ले बनाएंगे, एक एक छल्ले मान लीजिए ये बना लिए हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक छल्ला बना ली, यह जो छल्ला बना ली यह हो गया चंद्रमा, ठीक। इसी तरीके से सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। तो जितने भी ग्रह हैं, मान लीजिए ये अपना अलग छल्ला बनाई थी, ये इसके इतने उपग्रह हो गए। अब मान लीजिए ये अपना अलग छल्ला बनाई थी, इसके अपने उपग्रह हो गए, लेकिन इसका जो अवशिष्ट भाग है वो ये है, और अवशिष्ट भाग क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। लेकिन इसका जो बच्चा है, अब पृथ्वी का जो बच्चा है वो चंद्रमा हो गया। अब जो ये चंद्रमा इससे अलग हुआ, चंद्रमा इससे अलग हुआ तो यह जो है, अब ये चंद्रमा ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, ठीक। क्यों, क्योंकि आप इसको हमने बताया था कि जब यह भाग या छल्ला इस पिंड से अलग हुआ था, जिसका घनत्व कम था और इसका घनत्व ज़्यादा होता गया था, तो इस पिंड से जब यह अलग हुआ था तो यह इसका चक्कर लगा रहा था, क्योंकि इसका बेटा ये है और पिता ये है, तो इसके तहत जो है अब ये भी वही क्रिया यहाँ पे हुई। अब ये जो है ये ग्रह सब इसका चक्कर लगा रहे हैं इस पिंड का, और जब इस पिंड ये जो छल्ले अलग हुए, इनसे छल्ले अलग हुए, अब इनसे क्या हुआ कि ये जो है इनका चक्कर लगा रहे हैं सबका, ठीक। अब यहाँ पे बात क्या हुआ कि जो निहारिका हुई, ठीक, अब जो एक ऑलरेडी निहारिका बची हुई थी, ठीक, जो ये निहारिका अवशिष्ट भाग जो निहारिका का बचा हुआ था, इस निहारिका का जो अवशिष्ट भाग बचा था वह सूर्य बन गया। क्या बन गया, सूर्य बन गया। निहारिका का अवशिष्ट भाग जो है ये इस, सॉरी ये निहारिका थी, ये तो निहारिका का छल्ला था, इससे नवग्रह था। ये जो निहारिका का अवशिष्ट भाग बचा था ये सूर्य बन गया, ठीक, और ये अलग होकर ये अलग अलग ग्रह बना लिए। अब ये सूर्य बन गया और ये अलग अलग ग्रह बना लिए, और सभी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि भाई ये दादा है तो ये पिता है, ये पिता है तो ये पुत्र है, और ये पुत्र का पुत्र है तो ये क्या कहा जाता है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये पिता का पुत्र का पुत्र है, ठीक। तो ये जो है क्या हो गया, इनका दादा हो गया, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गए, तो ये भी इनका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब ये पिता का अस्तित्व तो यहाँ पे खत्म हो गया था, नवग्रहों के रूप में पिता बन गए थे, ठीक। अब ये सब एक ऑलरेडी इनका चक्कर लगाने हैं, किसका, सूर्य का, ठीक।
तो ये चीज़ें हैं, इन्होंने क्या बताया कि ऐसे ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति हुई। किसने बताया? ये कांट महोदय ने बताया। और इसके तहत जो है अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो अपने सिद्धांत को परिमार्जित रूप जो है इस तरीके से प्रस्तुत कर दिया कांट के नियमानुसार, कांट की आलोचना के अनुसार। अब क्या हुआ कि अब इनकी भी कुछ आलोचना होती है। अब वो आलोचना क्या होती है, उस आलोचना के लिए अब जैसे इनकी जो आलोचना हुई, यहाँ पे देखेंगे हम इनकी क्या आलोचना होती है। अब लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की जो आलोचना है वो लंबी है, और समझने के लिए उस लाप्लास की जो निहारिका की आलोचना है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी चर्चा करेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा उसमें लाप्लास के निहारिका परिकल्पना की आलोचना की जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वह आलोचना मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।